महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तो तय हो गया, पर बहुत सारे ऐसे चेहरे थे जो नदारद दिखे। आपने देखा होगा कि जब एक साथ महागठबंधन की कवायद की गई थी तो देश भर की बहुत सारी पार्टियां महागठबंधन में आने के लिए लड़ाई थी, पर कल जो प्रेस वार्ता हुई उसकी तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। देखने वाली बात यह है कि क्या महागठबंधन पूरी तरह से मोदी को हराने के लिए और चुनौती देने के लिए तैयार है। और बहुत जल्द हम लोग खुले प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के आएंगे। पहले तो 15 मिनट के लिए माफी मांगने दीजिए आप सबसे, हमसे विलंब हुआ। और ये दूसरी बार तेजस्वी करके आप लोग प्रेस को आप मुझे अब सारे सवाल आपके लूंगा, बस एक बार विनती है मुझे अपनी बात रहकर अपनी नहीं दीजिए। 10 नंबर सर्कुलर बोर्ड पे नेता प्रतिपक्ष के साथ मैं समझ रहा हूँ कि लगातार एक बैठक हुई कई घंटों से, जिसमें शरद जी थे, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी थे, जिला रामाजी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, मदन मोहन जी, मुकेश सहनी जी, तमाम पहलुओं पर विचार करने के बाद हमने ये तय किया, जो हमारे साथियों का भी था, कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की फॉर्मेट ये रखी जाए आज के लिए, क्योंकि आज एक सीमित वार्ता में हम लोग आए हैं। और मैं अपने तमाम साथियों का आपसे परिचय कराऊं। मदन मोहन जी आप सब जानते हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र धुर्वे जी, अर्जुन राय जी, बीएल बेसंती जी, राजभूषण जी, संजय गांधी जी, दानिश भाई और एक बार हमारे उनके साथी विजय जी। शुक्रिया। मैं 2-3 बातें मोदी आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। चुनाव बेहद करीब है। ये महागठबंधन सामाजिक न्याय, समाजवादी सरोकार और धर्मनिरपेक्षता के महागठबंधन की पहली प्रेस वार्ता के रूप में लिया जाना चाहिए। ये गठबंधन सिर्फ हम दलों के बीच का गठबंधन नहीं है, मैं कहूं तो ये नैसर्गिक स्वाभाविक गठबंधन है मजलूम और पूरी आवाम का। इसकी नींव 2014 के मई के महीने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी ने रखी थी। आज उस नींव पे देश के अलग अलग हिस्सों में इमारत बनाने की कोशिश हो रही है। आज अगर हमारे बीच में वो होते, हमारे समक्ष होते, तो और भी ऊर्जा का संचार होता। ये गठबंधन संविधान को सुरक्षित रखने, उसके पन्ने बचाने, संवैधानिक संस्थाओं को हटाने से रोकने और दलित बहुजन समाज के आरक्षण को साजिश का शिकार न होने दिया जाए, क्योंकि हाल के दिनों में हमने देखा ऐसा कुछ होता रहा और संसद सन्नाटे में तब्दील हो गई। इस गठबंधन के साथ 3/4 आबादी के संकल्प और सपने जुड़े। हमारी पूरी कोशिश होगी अब तक गैर बराबरी की जो चीजें, जो मंजिलें हमने गैर बराबरी खत्म करने को नहीं की, वो सब हासिल करेंगे आबादी के अनुसार, सत्ता और संसाधन में हिस्सेदारी तय करते हुए। आप जब हमारे गठबंधन की पूरी लिस्ट क्रमशः आने वाले दिनों में देखेंगे, आपको यकीन के साथ कहता हूं कि वंचित समाज का प्रतिनिधित्व, ऐसे समाज का प्रतिनिधित्व जिनके प्रतिनिधित्व को अभी तक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, राजद के साथ साथ हम सब भली भांति वाकिफ हैं। ये महज सिर्फ एक और चुनाव नहीं है। इस चुनाव की महत्ता इस बात से है कि आज अगर हम सब इकट्ठा ना होंगे तो तमाम दल हैं, ये दल सिर्फ उस वजह से नहीं है कि हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, हम संविधान के लिए लड़ रहे हैं, इस मुल्क के आखिरी इंसान के लिए लड़ रहे हैं। और शायद यही वजह है कि चाहे राजद हो, कांग्रेस हो, लोजद हो, हम हो, वीआईपी हो, रालोसपा हो, हम सब ने अपनी अपनी सीटों को कम करने का काम किया है। हम सब चाहते हैं कि बिहार इस महागठबंधन सीपीआई-एमएल को भी लिबरेशन पार्टी हमने अपने कोटे से उनको एक सीट दी है। और शरद जी ने भी साफ किया है कि वो और उनके साथी हमारे सिंबल पे लागत से लड़ेंगे और चुनाव के पश्चात वो हमारे विजय करेंगे। ये तमाम मोटी चीज है। और ये भी महागठबंधन राज्यसभा की जो पहली सीट है वो सीट बिहार कांग्रेस के किसी नेता को जाएगी। ये चंद घोषणाएं मुझे करनी थी। पार्टी के साथ विलंब के लिए
मेरे प्रदेश आपको जो मूल जानकारी थी सीटों के बारे में वो दे कल दिखाया था कि महागठबंधन पूरी तरह से इंटैक्ट और पैक्ट दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इन सब के बावजूद जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला काफ़ी मशक्क़त और एक लंबे वार्ता के बाद दिल्ली से पटना तक कई बार बैठकों का दौर चला और इन दौर के बाद जो सामने निकल कर के आया वो अभी भी पूरी तरह से पुख्ता नहीं माना जा सकता है, क्योंकि अभी भी कई दल के बड़े चेहरे कल की बैठक में नज़र नहीं आए। खास करके जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो रहा था तो महागठबंधन के कई बड़े चेहरे नज़र नहीं आ रहे थे। महागठबंधन की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला का जो ऐलान किया गया उसमें इतना तो तय हो गया कि पूरे दौर में जहां एक तरफ नई पार्टी बनाने वाले वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने बाजी मार ली, वहीं जीतन राम मांझी को भी बहुत कुछ मिला। आपने देखा होगा कि कल की बैठक में कई बड़े चेहरे सामने नहीं थे, इसके बावजूद भी आरजेडी और ख़ास करके कांग्रेस के बीच जो तनातनी चल रही थी उसमें सबसे ज़्यादा यदि फ़ायदा किसी को हुआ है तो वो हैं जीतन राम मांझी, क्योंकि जीतन राम मांझी ने कई बार बैठक को नकारते हुए दिल्ली से पटना कूच कर दिया था और इसके साथ कई तरह की बातें वो लगातार कहते आ रहे थे। जीतन राम मांझी ने यहाँ तक कहा था कि आरजेडी कांग्रेस के बाद वो सबसे बड़ी पार्टी और सबसे बड़े जनाधार वाले दल हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि उन्हें आरएलएसपी से ज़्यादा सीटें चाहिए, लेकिन खैर इन सब बातों के बीच आरएलएसपी से ज़्यादा सीटें तो उन्हें नहीं मिली, पर अपनी बातों को मनवाने में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। अंततः जहां एक सीट देने की बात चल रही थी वहां जीतन राम मांझी ने 3 सीटें झटक ली और पहले चरण में उन्हें प्रतिनिधित्व भी मिल गया। इसके साथ ही उनके उम्मीदवारों की घोषणा भी हो गई। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी को जो 3 सीटें मिली हैं उसमें गया औरंगाबाद दोनों ही प्रथम चरण में चुनाव होने हैं और दोनों का नामांकन भी होना तय हो गया है। 24 तारीख को जहां गया में नामांकन होगा वहीं 25 तारीख को औरंगाबाद में नामांकन होगा। गया खुद जीतन राम मांझी चुनाव लड़ेंगे और औरंगाबाद से उपेंद्र प्रसाद को, जो कि जदयू से हिंदुस्तानी आवाम पार्टी में आए हैं, उन्हें स्थान दिया गया है। इसके साथ ही जीतन राम मांझी को एक नालंदा की भी सीट दी गई है। इन 3 सीटों में जीतन राम मांझी काफ़ी खुश दिख रहे थे। जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप संतुष्ट हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे एक भी सीट नहीं मिलता, फिर भी मैं पूरी तरह से संतुष्ट था और महागठबंधन से बाहर जाने की कोई बात ही नहीं थी। जबकि आप सबको पता है कि इस बीच जीतन राम मांझी की पार्टी में कई टूट भी हुए और कई लोगों ने पार्टी को छोड़ा भी था। दानिश रिजवान आपको याद हैं जिन्होंने पार्टी को छोड़ा था, लेकिन पुनः दानिश रिजवान को वापस बुला लिया है जीतन राम मांझी ने और दानिश रिजवान फिर उसी जोशो खरोश के साथ हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के प्रवक्ता के रूप में काम करना शुरू कर चुके हैं। कल की बैठक में भी आपने देखा होगा कि प्रेस वार्ता में जीतन राम मांझी के तरफ से प्रतिनिधित्व वही कर रहे थे। जीतन राम मांझी बहुत खुश नज़र आ रहे थे। जैसा कि आप सभी को हमने बताया कि सीट शेयरिंग के फार्मूले के तहत 20 सीटें आरजेडी के खाते में गई हैं, वहीं कांग्रेस को 9 सीटें मिले हैं, आरएलएसपी को 5 सीट मिली है, हम को 3 और वीआईपी को 3 सीटें मिली। आरजेडी कई लोगों को एडजस्ट करेगी। आप ये भी जानना चाह रहे हैं कि आखिर शरद यादव का क्या हुआ, तो शरद यादव आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। ये हमने आपको बहुत पहले ही बता दिया था। भारत लाइव लगातार आपको बताता आ रहा है कि इन सब के अलावे
कई तरह की बातें अभी भी हैं जिसे हमने पहले भी खुलासा किया था। हमने आपको ये भी बताया था कि शत्रुघ्न सिन्हा अपने उसी लोकेशन यानी पटना साहिब से चुनाव लड़ेंगे, पर वो राजद नहीं बल्कि कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे और 1 से 2 दिनों के अंदर में वो कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे। वहीं आप एक और चीज़ बता देते हैं कि वीआईपी पार्टी को कटिहार, मुजफ्फरपुर और खगड़िया की सीट मिली है। संभावना है कि मुजफ्फरपुर की सीट से सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी चुनाव लड़ेंगे। वहीं दरभंगा की सीट आरजेडी के खाता में चली गई है। ये सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को बैकफुट पे आना पड़ा है और जो देश भर में महागठबंधन बनाने की कवायद चल रही थी उसे एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जब बिहार में ही महागठबंधन 7 से 8 दलों को जोड़कर नहीं रख पाया तो आगे क्या होगा। जुड़े रहें न्यूज़ बिहार और भारत लाइव के साथ। नमस्कार। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।